हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फोन में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 300 CE, इसके यूनिट 7 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको यूनिट 6 तक की ऑल वीडियोस प्रोवाइड करवा रखी है। मैंने आपको विद नोट्स, उसमें मैंने आपको लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कमेंट बॉक्स में देख लेना, पिन करके मैंने आपको उसमें उन सभी यूनिट्स की लिंक प्रोवाइड करवा रखी होगी। आप वहाँ से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसमें आपको हर चीज़ उसमें अच्छे से समझाई है कि क्या चीज़ें, कौन कौन से चैप्टर के क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। और उन वीडियोज़ पे मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, और बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया कि मैम यूनिट 7 लेके आइए, यूनिट 7 लेके आइए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बच्चों की बहुत सारा कमेंट आ रहे थे कि मैम इसकी वीडियोज़ प्रोवाइड करवाइए। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो आपकी यूनिट 7 है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिट 7 में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो आपकी यूनिट 7 है, इसमें आप जो आपका संगम, जैसे इस यूनिट का नाम ही क्या है आपका, प्रारंभिक तमिलकम संगम साहित्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का सर्वेक्षण। इसमें आप जो संगम काल है, संगम युग कह लीजिए, संगम साहित्य कह लीजिए, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस काल को हमने संगम साहित्य या फिर संगम काल का काल कहा गया है इसे। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि दक्षिण भारत कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है, संगम काल कहा जाता है। अगर मैं आपको संगम का मतलब पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? आपने अगर अक्सर जरूर सुन रखा होगा कि देवप्रयाग में जो अलकनंदा और भागीरथी का क्या होता है, संगम होता है। तो संगम मतलब क्या होता है, मिलना। मिलना मतलब कि जब मिलकर कोई जैसे अगर हम संगम साहित्य कहें तो उसे क्या कहेंगे कि जब बहुत से कवियों मिलकर क्या करते हैं, संगम मतलब एक साथ मिलते हैं, तो उसी को हमने संगम साहित्य नाम दे दिया। इस टाइप से इसमें कहा गया है। तो इसी काल को हमने क्या कहा है, संगम काल कहा है। और संगम कवियों का एक संगम या सम्मेलन, जैसे इसमें मैंने आपको बताया ना कि मिलना या सम्मेलन करना, तो सम्मेलन में भी तो क्या होते हैं, लोग मिलते ही तो है ना। तो इसका मतलब यही है, जिसमें राजा के संरक्षण में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, तो उसी को हमने क्या कहा है, संगम काल कहा है। आपने देख लिया कि संगम काल क्या है। अब हम इसमें और थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके मैं इसमें बताती हूँ आपको कि संगम साहित्य या संगम युग क्या है। तो प्राचीन संगम काल में जिन ग्रंथों की रचनाएं की गई उन्हें संगम साहित्य कहा गया। समझ गए कि जो प्राचीन काल में जो मतलब रचनाएं की जाती थी, वो भी किस टाइम, किस समय में, संगम काल में, तो उन्हीं को हमने क्या कहा है, संगम साहित्य का है। और संगम काल क्या होता है, तो संगम काल वही है जो 300 ईस्वी के मतलब ईसा पूर्व से लेकर आपके 300 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था, उसको हमने संगम काल कहा है। इट मीन जब जिस टाइम पे जो लोग थे, मतलब जो कवि लोग थे, वो क्या करते थे, सम्मेलन करते थे, और वो भी राजा की अध्यक्षता में। और इसको जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी की तक मानी जाती है संगम काल को। और संगम संगम का अर्थ क्या होता है, संघ मतलब सम्मेलन या मिलना, या मतलब जहाँ पे बहुत से लोगों का इकट्ठा होना भी हम कह सकते हैं संगम को। तो यही चीज़ है, संघ मतलब क्या होता है, ग्रुप। एज अ ग्रुप हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं, जिसके अंतर्गत तमिल विद्वानों, कवियों तथा बुद्धिजीवों का एक समूह था, जो कि प्रमुख राजाओं के संरक्षण में ही क्या की जाती है, आयोजित होती थी। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा जाता है, और तमिल भाषा में लिखे गए साहित्य को ही हम क्या कहते हैं, संगम साहित्य या फिर संगम युग कहा गया है। जो तमिल उसमें भाषा में लिखा जाता था, उन्हीं को हमने संगम का वो कहा है, साहित्य कहा है। इस साहित्य में कृष्ण और एवं तुंगभद्र नदी के दक्षिण भारत में बसे तमिलों के बारे में वर्णन किया गया है। और जो तमिल थे आपके कहाँ पर थे, वो दक्षिण ईस्ट। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, अगर आपने 12th 11th में पढ़ रखी होगी हिस्ट्री, तो आपको अच्छे से पता होगा कि हाँ, जो हमारे जो तमिल थे, वो संगम साहित्य पीरियड किसे कहते हैं। तो ये चीज़ उसमें वर्णन किया गया उसमें। और 8वीं सदी में इन 3 युग की प्रमुख साहित्य रचनाओं में तोल्कापियम जो है आपकी ग्रंथ, एवं जो आपकी शिल्पाधिकारम या मणिमेखनम और जीवक चिंतामणि का महाकाव्य, बहुत से ये सब बहुत प्रसिद्ध काव्य है। कौन किस भाषा में है, ये तमिल भाषा में है। जो कि कौन लिखते थे, जो दक्षिण में जो लोग रहते थे, उन्होंने इनको, उन्होंने कवियों ने लिखा हुआ है। और
इन संगमों प्रदेशों के विकास में चेर, पांडव तथा चोल राजाओं का योगदान माना जाता है। इनकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से मिलती है, जिसके हमें आपने इससे पिछली यूनिट में हमने पढ़ा होगा। मैंने आपको पढ़ाया भी था अशोक के जो अभिलेख थे उनके बारे में भी। और इसके अलावा कलिंग के खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख में तमिल राजाओं का भी उल्लेख देखा गया है। जो कलिंग के वो जो हाथी गुफा अभिलेख था ना, उसमें इन चीज़ों का वर्णन ज़्यादा अच्छे से किया गया है। जो भी आपकी जो ये तोलकापियम होगा, ये बहुत सी प्रसिद्ध तमिल भाषा में जो वो है काव्य बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, महाकाव्य हैं ये चीज़ें। अब हम देखते हैं संगम का अर्थ एवं आयोजन। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, संगम साहित्य, संगम युग है क्या, संगम का अर्थ क्या होता है। सेम हम इसमें भी यही चीज़ जानेंगे, बट आपको मैं एक बार इसलिए इसको बार बार रिपीट करवा के इसको अलग अलग वे में आपको मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड करवा के, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम में समझ में नहीं आया। कई कई बच्चों को होता है कि फर्स्ट वे में ही समझ में आ जाता है कि हाँ आखिर में इसका मतलब क्या है। कई बच्चों को थोड़े वीक होते हैं या फिर थोड़ी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं बातों को, तो वो सेकंड टाइम पे समझ जाते हैं अच्छे से। तो यही चीज़ है, ये संगम का अर्थ एवं आयोजन। तो इसमें यही लिखा गया है कि संगम का आशय कवियों के संघ, परिषद, गोष्ठी अथवा सम्मेलन से, जिसमें मतलब क्या होता है, जो कवि लोग होते थे वो क्या करते थे, आपस में मिलते थे, मिलकर कोई काव्य की रचना करते थे, उसी को हमने संगम का वो साहित्य कहा है। वस्तुतः संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों एवं बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों एवं लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना, जो अपनी रचनाओं को क्या करवाना चाहते थे, प्रकाशित करवाना चाहते थे। ये उनका अवलोकन करता था, एनालिसिस करता था किस चीज़ों का, जो कवि अपना जो काव्य था उसको पब्लिश करवाना चाहते थे, उनका करते थे ये चीज़। इस संगम में ये चीज़ें होती थी, इन जो मिलान करते थे, सम्मेलन करते थे, इसमें ये चीज़ें होती थी। परिषद अथवा संगम की संस्तुति के उपरांत ही वह रचना प्रकाशित हो पाती थी। जब ये संगम हो जाता था तभी ये क्या होती थी, कोई भी जो चीज़ पब्लिश करवानी होती थी, जो काव्य जो कवियाँ होते थे उनको अपना जो भी लेख लिखते थे, जो भी काव्य लिखते थे, उनको प्रकाशित करवाने के लिए इन संगम में उनको पार्टिसिपेट करना होता था। और इन पार्टिसिपेट करने पे उनका अवलोकन किया जाता था, उन जो काव्य रचनाएं होती थी उनका, और उसके बाद वो क्या की जाती थी, पब्लिश करी जाती थी, संस्तुति की जाती थी उसकी। और इन संगमों परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राज्य के संरक्षण में किया जाता था, कि इसका जो आयोजन होता था वो राजा के संरक्षण में ही किया जाता था। और तमिल परंपरा से ज्ञात होता है कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में उनकी राजधानी में 3 साहित्यिक संगमों का आयोजन किया गया, जिनका संक्षिप्त विवरण मैं आपको नीचे बताती हूँ। कि ऐसे 3 टाइप से आपके जो संगम हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम हुए हैं, जिनमें कि जो राजाओं ने क्या किया, इनका संरक्षण किया है। अब आपका हम देखते हैं कि प्रथम संगम कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इसकी क्या विशेषताएं, हम इनके बारे में देखते हैं। तो आपका जो प्रथम संगम का जो आयोजन हुआ था वो पांड्यों की राजधानी मदुरै, जो कि आपका दक्षिण में ही है, जो समुद्र में विलीन हो गई है, में हुआ था। इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने की थी। और दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय अगस्त्य को ही है। आपने अगर अपनी मतलब हिस्ट्री उठाकर देखी होगी तो आपने ज़रूर इन सब चीज़ों के बारे में सुन रखा होगा कि जो हमारे जो ऋषि अगस्त्य थे उनको ही एक तरीके से क्या किया जाता है, आर्य संस्कृति के प्रसार के बारे में उनको श्रेय दिया जाता है। और उन्हें ही तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ का प्रणेता भी माना जाता है। कहते हैं कि यह संगम 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में 400 वर्षों तक चला और इसमें 4499 लेखकों ने अपनी रचना प्रस्तुत कर उनके प्रकाशन की अनुमति मांगी। तो यही चीज़ थी, जैसे कि आपने देखा कि ये कहाँ पे हुआ था, ये मदुरै में हुआ था। और ये मदुरै भी कहाँ पे है, अपना दक्षिण भारत में ही है। और जो इसकी मतलब अध्यक्षता की थी वो आपके ऋषि अगस्त्य ने की थी। और इसमें बोला जाता है ना कि जब ये संगम हुआ था, ये जो प्रथम आपका संगम हुआ था, सम्मेलन हुआ था, इसमें कम से कम 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये क्या हुआ था, आपकी सभा 4 वर्षों तक चली थी। और जैसे कि इसमें बताया भी मैंने आपको कि इसमें क्या था कि 4499 लेखकों ने अपनी रचना प्रस्तुत कर उनके प्रकाशन की अनुमति मांग की थी। और इस संगम में संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ अकटियम, जिसे अगस्त्य, परिपादाल, मुदुनारे और मुदुकुरके, इनके ना थोड़े नेम अजीब होते हैं क्योंकि दक्षिणी नेम है ना, जैसे कि आप देखते होंगे कि जगह के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है नेम्स के ऊपर या किसी भी चीज़ों के, उनकी भाषाओं के ऊपर। तो ये थोड़े उसी वे में ये नेम थोड़े अलग हैं, आपको समझ में मतलब पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आपको ये याद करना पड़ेगा, जो आपकी मैंने ऊपर बताई थी तोलकापियम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो यही चीज़ें ये बहुत विख्यात भी हैं, ऐसा नहीं है। आपने अगर नाम अगर आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते होंगे तो उनको भी ये चीज़ पता होगी। किंतु इस संगम की सभी रचनाएं विनष्ट
हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरे संगम कब और कहाँ हुआ था और किसने इसकी अध्यक्षता की थी। ऐसे जो आपका दूसरा तमिल संगम कहाँ पे हुआ था, कपाटपुरम, जिसे हम अलेवाई में आयोजित किया गया था। मतलब जो कपाटपुरम है वो आपका अलेवाई में है। और इस संगम की भी अध्यक्षता अगस्त्य ने ही की थी। जो आपके ऋषि अगस्त्य थे, इन्होंने इस दूसरे संगम की भी अध्यक्षता की। और इस संगम को 59 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। और उसमें कितने राजाओं ने संरक्षण दिया था, इसमें 89 राजाओं ने संरक्षण दिया था। तो ये चीज़ याद करने वाली है। अगर पेपर में आपसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये याद रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको इतनी बार रिपीट कर दिया ना कि ये 89 फर्स्ट में संरक्षण मिला था और दूसरे संगम में इनको 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण दिया गया था। और इसमें 3700 कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इन संगम की भी सभी रचनाएं विनष्ट हो गई। केवल एक तमिल व्याकरण ग्रंथ जो तोल्कापियम जो है वो क्या है, अवशिष्ट है, मतलब बची हुई है, जिसकी रचना का श्रेय अगस्त्य के शिष्य तोल्कापियर को दिया जाता है। और तोल्कापियर के नाम पे ही इसको तोल्कापियम जो तमिल का व्याकरण था इसका नेम रख दिया गया था। कहते हैं कि मदुरै की भांति कपाटपुरम भी समुद्र में विलीन हो गया। जैसे मदुरै विलीन हो गया, मतलब तेज गायब बोला जाता है कि हो गया है, समुद्र में विलीन हो गया है, उसमें नष्ट हो गया है। इसी टाइप से जो आपका कपाटपुरम है, इसको भी कहा जाता है कि ये भी समुद्र में विलीन हो गया है। तो आई होप, और इसमें भी कितनी रचनाएं थी, बहुत सी रचनाएं थी, परंतु सारी मतलब नष्ट हो चुकी हैं, विनष्ट हैं। परंतु एक ही अवशिष्ट है, जो क्या नाम है इसका, तोल्कापियम, जो बहुत ज़्यादा क्या है, विख्यात भी है। एंड थर्ड आपको जो संगम था वो हुआ था, ये भी आपकी पांडव की राजधानी मदुरै में होता है। जैसे आपका प्रथम जो संगम हुआ था, सेम तृतीय संगम भी आपका मदुरै में ही संपन्न हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, नकीरल ने की थी। इसमें 449 कवियों ने भाग लिया और इसे 49 पांड्य राजाओं ने क्या किया था, संरक्षण भी दिया था। यद्यपि इस तीसरे संगम के भी अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, किंतु अवशिष्ट तमिल रचनाएं इसी संगम से संबंधित बताई जाती हैं। जितनी भी बची हुई आपने सुन रखी होंगी नाम, तो वो इसी संगम, एक तो आपकी जो द्वितीय में बची हुई थी, कौन सी आपकी थी, एक तो टोल्कापियम आप इसमें ले लीजिए। परंतु जो बाकी आपने अगर रचनाओं के नेम सुने होंगे इनके, जो आपकी तमिल संगम से रिलेटेड रचनाएं हैं, तो वो आपकी सारी की सारी किस में आ जाती हैं, आपकी तृतीय संगम में आ जाती हैं। तो यही चीज़, क्योंकि जितनी भी इसने क्या बोला है, किंतु जो अवशिष्ट तमिल रचनाएं इसी संगम से संबंधित बताई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि समकालीन प्रशासन व्यवस्था इस समय पे कैसी थी, या फिर जो महिलाओं की स्थिति कैसी थी। अब हम इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं एक एक करके। राजनीतिक स्थिति कैसी थी, प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, अब हम इन चीज़ों के बारे में देखते हैं संगम काल में। तो संगमकालीन राजाओं की शासन व्यवस्था राजतंत्र एवं वंशानुगत था। इनमें से कैसा था, राजतंत्र, आपने सुन रखा होगा ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, फिर उसका बेटा भी राजा बनता है। इनमें से ये एक तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वंशानुगत होती है। तो या तो आप इसको राजतंत्र कह लीजिए या फिर आप उसको वंशानुगत कह लीजिए, बात एक ही टाइप की हो गई। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी था और सभी प्रकार की शक्तियां उसी के हाथों में नहीं थी। संगम युग के प्रत्येक राजवंश के पास शाही प्रतीक था। जैसे चोलों के लिए बाल और पांडवों के लिए मछली तथा चेरों के लिए क्या था, धनुष। इनका एक अलग अलग प्रतीक होता था। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि जो चोल थे उनके बाल एक तरीके से प्रतीक थे, जो पांडव थे उनके लिए मछली उनकी प्रतीक थी, और जो चेरों थे उनके लिए धनुष उनका प्रतीक था। तो ये इस टाइप से इनमें शाही प्रतीक थे सबके। और राजा की जो शक्ति होती थी, राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से भी जाना जाता है। कैसे ना, इनको किस नाम से जाना जाता है, या तो 5 परिषद आप कह लीजिए, या फिर आप इनको 5 महासभाओं के नाम से भी इनको विख्यात है। जैसे कि मंत्री हो गई, पुरोहित हो गया, दूत हो गए, सेनापति हो गए तथा गुप्तचर व्यवस्था था। इन्हीं को आपने क्या कहा, 5 परिषद कहा, और इन्हीं का नियंत्रण किस पे होता है, राजा पर होता है। जैसे कि इसमें लिख भी रखा है कि जो राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी था और सभी प्रकार की जो शक्तियाँ थी वो उसी के हाथ में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सारी शक्तियाँ राजा के हाथ में ही थी, बल्कि ये किनके हाथों में थी, मतलब जो 5 परिषद थे उनका नियंत्रण भी राजा की शक्तियों पर था। तो इन्हीं 5 परिषदों का आपको वर्णन मैंने बता दिया, मंत्री, पुरोहित, दूत, सेनापति और गुप्तचर। सेना प्रशासन का नियंत्रण कुशलता पूर्वक किया जाता था। प्रत्येक शासक के पास एक नियमित सेना जुड़ी हुई होती थी। ठीक है, तो इसका कुछ प्रशासनिक ढांचा, जो ढांचा है वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से है। और उस समय शाही दरबार राजा की राजनीतिक क्रियाओं का केंद्र होता था।
जिसमें शाही दरबार के सदस्य, राजा और उसके साथ रानी भी मौजूद होती थी। जैसे आपने सुना होगा शाही दरबार लगता था, तो उसमें सिर्फ जो शाही लोग होते थे वही उस दरबार में क्या करते थे, उपस्थित होते थे। इस युग में राजा जो था वो कैसा था, निरंकुश था। मतलब ये नहीं था कि वो ज़्यादा वो ऐसा था जिसके कारण उसकी जो शक्तियों को रोका नहीं जा सकता था। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि इस टाइप से था, तो अब हम इसके थोड़े और प्रशासनिक ढांचे को, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में आपको पॉइंट वाइज मैंने बता रखा है। जैसे इसमें लिख भी रखा है कि संगम काल के दौरान वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। ऊपर भी मैंने आपको यही चीज़ बता दी थी, बट मैंने आपको इसको क्या कर दिया, आपको मैंने इसमें पॉइंट वाइज बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि संगम युग के प्रत्येक राजवंश के पास शाही प्रतीक था। जैसे चोलों के पास उनके बाल होते थे, और जो पांड्य थे उनके पास उनकी मछली होती थी, और जो चेर थे उनके पास उनके क्या होते थे, धनुष होते थे। तो ये इनके प्रतीक थे। यही चीज़ें हैं, बट इसको मैंने आपको एक पैराग्राफ में लिख कर दे दिया है, और इसको मैंने आपको एक उसमें पॉइंट वाइज में लिख कर दे दिया है। तो आप पेपर में किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। अगर पेपर में इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाए कि जो समकालीन जो काल था उसके टाइम पर संगम काल जो काल था वो कैसा काल था इतनी प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पे, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और मैं आपको इसलिए इसको रिपीट कर दे रही हूँ, मैंने आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं आपको इसलिए इस चीज़ को रिपीट करती हूँ ना कि ये आपके माइंड में ये ऑटोमेटिकली बैठ जाए, आपको इसको अलग से लेकर याद करने की नीड ना पड़े। अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि अभी इनका बताओ कि चेलों का क्या प्रतीक था, तो आप इसलिए बता सकते हैं कि इनका प्रतीक क्या होता था, बाल होता था, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। सेम जो पांडे थे उनका मछली, और जो चेर थे उनका धनुष। और इनको पॉइंट्स को आपको याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और राजा की जो शक्ति थी वो 5 परिषदों का नियंत्रण था, जिन्हें हम क्या कहते थे, 5 महासभाओं के नाम से भी जानते थे। अब वो कौन कौन से थे, वो आपके मंत्री हो गए, पुरोहित, दूत, सेनापति और गुप्तचर। इनको अगर देखा जाए तो इन नाम से भी बोला जाता था। जिससे हम मंत्री को क्या कहते थे, अमितचार, पुरोहित को पुरोहितार या दूत को दूतार, और जो सेनापति होता था वो सेनापतियार। मतलब एक तरीके से दक्षिणी जो लैंग्वेज होती थी उसमें, जैसे तोलकापियम आपने कवि वो उसका नाम सुना काव्य का, तो थोड़ा डिफरेंट नेम होता था। ठीक है। बट ये नॉर्मल टर्म में जो हम टर्म में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो ये हैं, सेनापति और ये गुप्तचर और मंत्री, ये सब। ठीक है। सेम इसमें ये क्या लगेगा कि सैन्य प्रशासन का संचालन कुशलता पूर्वक किया जाता था, और प्रत्येक शासक के साथ एक नियमित सेना क्या होती थी, जुड़ी रहती थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व था, जबकि विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क भी लगाया जाता था। एक न्यू पॉइंट आपका ये उभर के आया कि जो राज्य की जो आय का मुख्य स्रोत क्या था, आपका भूमि राजस्व, जो आपका लैंड रेवेन्यू होता था, वो आपको मतलब उसका मुख्य स्रोत था, जो आपका लैंड रेवेन्यू था। ओके। अगर किसी बच्चों को नहीं समझ होगा भूमि राजस्व, तो मैंने इंग्लिश में भी बता दिया आपको। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, युद्ध में लूटी हुई संपत्ति को भी राजकोषीय आय माना जाता था। एक आपका जो आपका राजकोषीय जो आय है उसमें ये भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि जो युद्ध होता था उस टाइम पीरियड में, तो उसमें क्या होता था, जो भी धन लूट कर आता था वो एक मतलब राजा के कोष में ही जाता था। और डकैती और तस्करी को रोकने के लिए सड़कों और राजमार्गों की उचित व्यवस्था को बनाए रखा गया था। तो ये कुछ न्यू पॉइंट्स थे, मैंने ऐड ऑन कर दिया था आपके लिए, तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। ओके। अब हम देख लेते हैं कि संगम कालीन सामाजिक जीवन कैसा था, कि उस टाइम पे जो समाज का जो जीवन था, मतलब सामाजिक जो जीवन था वो किस टाइप से था, लोग किस टाइप से रहते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, उन सब चीज़ों का हम देखते हैं। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है, पुरुनारू नामक ग्रंथों से तमिलों के सामाजिक जीवन का हमें पता चलता है। इस नाम का कोई ग्रंथ है, उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो सामाजिक जीवन था वो किस टाइप से था। तो इसमें यही लिख रखा है कि संगम समाज में 4 वर्गों में विभक्त था। संगम समाज में पुजारियों तथा ब्राह्मणों की प्रधानता थी। जैसे कि आपने सुन भी रखा है कि जो मतलब ब्राह्मण होते थे उनको ज़्यादा ऊंचा समझा जाता था। फिर मतलब जो पुजारी लोग होते हैं उनको भी ऊंचा समझा जाता, तो इसी टाइप से कहा गया है कि संगम समाज में भी ना जो पुजारी और तथा ब्राह्मण होते थे ना, उनकी प्रधानता थी। यहाँ पर ब्राह्मण लोग या तो पुजारी थे या फिर विद्वान थे, जो राजा के लिए क्या होते थे, ज्योतिषी या न्यायाधीश के रूप में क्या करते थे, कार्य करते थे। समाज में इनका आदर व सम्मान होता था। यहाँ पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, यानी समाज में दास प्रथा नहीं थी। इससे हम ये आइडिया लगाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर हमने जो भी मतलब जो आपका पुराना ग्रंथ था उससे हमने यही आइडिया लगाया ना, उससे हमने यही चीज़ें प्रश्न प्राप्त करी कि इस टाइम पे जो आपका पुरोहित वर्ग था,
पुजारियों वाला जो वर्ग था, ब्राह्मण जो वर्ग था, उसकी बहुत ज़्यादा प्रधानता थी, क्योंकि जो राजा के अगर कोई भी काम, जो न्यायाधीशों वाला काम हो गया या फिर ज्योतिषियों वाला काम हो गया, वो सब यही लोग करते थे। तो इससे हमने ये आइडिया लगाया, परंतु इन चीज़ों के बारे में सुनने को नहीं मिलता। जो क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा या शूद्र होगा, इनके बारे में आपको नहीं सुनने को मिलता है। तो इसलिए इसमें हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यानी समाज में दास प्रथा नहीं थी। तो इससे हमने ये चीज़ कंक्लूजन निकाला है। अब हम देखते हैं कि संगम युग के, आपको ये चीज़ वैसे पता तो है ना कि ये चीज़ है क्या, ये वैश्य शूद्र और क्षत्रिय। मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि मतलब आपने अगर 10वें मंडल में पढ़ा होगा ना ऋग्वेद के, तो उसमें ये लिखा गया है कि जो मतलब जैसे ब्रह्मा की जो मुख से ब्राह्मण होते हैं, फिर उनकी जो मतलब शोल्डर होते हैं, कंधों से क्षत्रिय है, और फिर उनकी जो जांघा होती है उससे वैश्य लोग होते हैं, और जो उनके पैर होते हैं उनको हम शूद्र कहते हैं। मतलब सबसे नीची कास्ट होती है आपकी शूद्रों की, जिनको हमने क्या कहा है कि ब्रह्मा के पैरों के समान है, मतलब कि ठीक है, मतलब उनको हमने नीची कास्ट कहा है। अगर मैं आजकल की लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको नीची कास्ट बोला जाता है। सबसे ऊंची कास्ट कौन सी आपकी, ब्राह्मण, उससे नीचे आपकी क्षत्रिय, और उससे नीचे आपकी वैश्य, और उससे भी नीचे आपकी क्या हो जाती है, शूद्र होती है। ठीक है, तो ये क्योंकि इन्हीं को हमने क्या कहा है कि यही लोग क्या करते हैं, दूसरों की एक तरीके से जो नौकरानी लोग होते हैं वो इन्हीं उसी वर्ग में रखी जाती हैं। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ये मैंने आपको एज अ लोकल लैंग्वेज में बता दिया है, परंतु आप इसको सीरियस उसमें मत लेना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि संगम युग के दौरान जो स्त्रियों की स्थिति, जो महिलाओं की जो स्थिति थी, वो किस टाइप से थी। तो संगम युग के दौरान स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, महिलाओं को सम्मान किया जाता था, और विवाहित स्त्रियां घर के कामकाज करती थी। जो मतलब मैरिड वाली जो वुमेन थी, वो घर के कामकाज करती थी और अपने बच्चों एवं पतियों की देखभाल करती थी। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, इन्हें अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। लेकिन यहाँ पर विधवाओं का जीवन बहुत ही कठिन था। मतलब महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, परंतु जो विधवा महिलाएं थीं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा कठिन था। समाज में इन्हें अलग नज़रों से देखा जाता था। इस समाज में उच्च स्तर पर सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। समाज में साधारण पुरुष एक विवाह तथा राजा बहुविवाह करते थे। तो इस टाइम पे जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे आपने देखा कि विवाह से रिलेटेड कैसी समाज की स्थिति थी, कि जो नॉर्मल पुरुष होता था वो तो एक विवाह करता था, परंतु जो राजा अगर कोई पुरुष है तो वो कैसा था, वो बहुविवाह करते थे। अब मैंने आपको यही चीज़ें पॉइंट्स में लिख के दे दिए हैं कि कैसा संगम कालीन जो काल था उसमें जो महिलाओं की स्थिति थी वो किस टाइप से थी। आपको मैंने ऊपर भी यही चीज़ पढ़ाई है, बट इसको मैंने पॉइंट में लिख दिया है कि इस समय समाज में महिलाओं को बहुत सम्मानित स्थान था। महिलाएं इस काल में सभी बौद्धिक क्रियाकलाप में भाग लेती थी। जो भी बौद्धिक क्रियाकलाप होते थे, मेंटली जो फंक्शंस होते थे, उनमें ये पार्टिसिपेट करती थी अपनी जो इंटेलिजेंस को दिखाने के लिए। महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार अपने पति चुन सकती थी। आप देख सकते हैं कि इनकी इतनी अच्छी स्थिति थी उस टाइम पे कि हाँ, महिलाओं को ये राइट था, उनके पास ये अधिकार था कि वो अपने जीवन साथी को चुन सकती हैं। आजकल के टाइम पे भी ये अधिकार नहीं दिए जाते लोगों को। तो यही चीज़ है कि उस टाइम पे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं थी उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। परंतु जो विधवाओं का जो था ना टाइम, मतलब विधवाओं का जो जीवन था वो थोड़ा सा कठिन था। विधवाओं का हाल संगम युग में बहुत ही खराब था। संगम युग के समय सती प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि क्या क्या स्थिति, कैसी स्थिति थी और इसको कैसे देखा जाता था। और इसमें आपने देखा भी, एक पॉइंट ये भी आप बनाकर लिख सकते हैं कि समाज में जो साधारण पुरुष था वो एक विवाह करता था, परंतु जो राजा थे वो बहुविवाह करते थे। तो ये चीज़ के ना आप इंक्लूड करके लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संगमकालीन समाज में संगमकालीन जो टाइम पीरियड था उसमें धार्मिक स्थिति कैसी थी लोगों की, धर्म के बारे में क्या मतलब उनका सोच विचार था, क्या चीज़ थी। तो अब हम देखते हैं कि जो इस समय वैदिक तथा ब्राह्मण धर्मों का समाज में प्रचार प्रसार हुआ और ब्राह्मणों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था तथा राजाओं द्वारा इन्हें दान भी दिया जाता था। यज्ञों का आयोजन किया जाता था तथा धार्मिक कार्यों का संपादन ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता था। जैसे कि आपने अभी ऊपर भी देखा था कि समाज कैसा था, ब्राह्मण और जो आपके जो पुजारी थे, मतलब जो पुरोहित थे, उनको ज़्यादा सम्मान करती थी। क्यों? क्योंकि इन्हीं के एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट दिया जाता था इन्हीं को। और जो शूद्र वैश्य और ये सब जो कास्ट थी, क्षत्रिय कास्ट, इन सब चीज़ों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी, जो आपको पुरुनर जो आपको जो ग्रंथ था उससे आपको पता चलता है। ठीक है, इसमें जैन धर्म तथा बौद्ध धर्मों का समाज में नाम मात्र ही प्रचलन था। इस टाइम पे जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब चीज़ के बारे में एक तरीके से आप देख सकते हैं कि सिर्फ नाम मात्र से का ही इसका प्रचलन था, बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। इस समय मुख्य उपास्य देवता जो थे वो कौन कौन से थे?
इस टाइम पे विष्णु, शिव, श्री कृष्ण और बलराम, इन चारों देवताओं मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रमुख मानी जाता था। और वीर पूजा तथा सती पूजा का भी प्रचलन समाज में था इस टाइम पे। जो सती पूजा होती थी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन था। मुरुगन दक्षिण भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय देवता था। कालांतर में मुरुगन ही सुब्रह्मण्य कहा गया और स्कंद कार्तिकेय से इस देवता का एकीकरण किया गया। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं पे रॉन्ग हो जा रही है क्योंकि ये थोड़ा सा ना साउथ जो नेम होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो थोड़ा सा इनको प्रोनाउंशिएट करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, तो आप उसको इग्नोर करना। मैंने आपको इसके सामने लिख कर आपको मैंने दे रखा है ये सब चीज़ें, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। क्योंकि कई कई बच्चे होते हैं ना तो इस चीज़ को कुछ ज़्यादा सीरियस लेके मजाक बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करने की कोशिश करना, ठीक है। अब कालांतर में मुरुगन ही सुब्रह्मण्य कहा गया और स्कंद कार्तिकेय से इस देवता का एकीकरण किया गया। मुरुगन का एक अन्य नाम क्या था, वेलन भी मिलता था। वेलन का संबंध बेल से है जिसका अर्थ वही है। इस देवता का प्रमुख अस्त्र था। किसान लोग मरुडम इंद्र की पूजा करते थे। जो किसान लोग थे वो क्या करते थे, इंद्र की पूजा करते थे। और पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो देवता थे वो बहुत ज़्यादा प्रमुख थे, परंतु उनमें भी जो दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय देवता थे उसमें थे मुरुगन थे। और यही कहा गया है कि जो किसान लोग हैं वो उनको इंद्र की पूजा करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती है और कौरल्य विजय की देवी थी। स्कंद कार्तिकेय को उत्तर भारत में शिव पार्वती के पुत्र के रूप में जाना जाता था। तमिल प्रदेश में मुरुगन का प्रतीक मुर्गा कुक्कुट को माना गया है। इट मीन्स इसको जो मुर्गे होते हैं ना उनके रूप में इसका प्रतीक माना गया एक तरीके से, ठीक है। इन्हीं के उसको सोचते हैं कि यही है जिसे पर्वत शिखर पर क्रीड़ा करना पसंद है। और मुरुगन तमिल के सर्वश्रेष्ठ देवता थे। जैसे कि मैंने आपको अभी आपको ऊपर भी बताया, ये लाइन में लिखा हुआ है ना कि जो मुरुगन है वो दक्षिण भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय देवता थे। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी कही गई है कि ये दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ देवता थे। संगम काल में तमिल प्रदेश में बलि प्रथा का प्रचलन था। देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों की भी व्यवस्था थी, जिन्हें नागर, कोट्टम, पुरोई, कोली कहा जाता था। मतलब मंदिरों के नेम ये थे। आप देख सकते हैं कि मंदिर को दक्षिण भारत में कैसे कैसे क्या क्या बोलते थे, कि नागार भी कहते थे, कोट्टम भी, पुरोई भी, कोली कहा जाता था। यद्यपि मंदिर अपने अस्तित्व में थे तथापि धार्मिक कार्यों का अधिकांश आयोजन खुले वृक्षों के नीचे किया जाता था। परंतु जैसे मंदिर होते हुए भी जो ज़्यादा पूजा के जो विधान होता था वो कैसे होता था, धार्मिक जो पूजा की जाती थी वो अधिकतर कहाँ पे होती थी, वृक्षों के नीचे ही की जाती थी। पर बेशक की मंदिरों की व्यवस्था होते हुए भी इसने ये बात कही है। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि कैसी स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी लोगों के, मतलब संगम काल में जो धर्म था उसको किस टाइप से लोग मानते थे, किन देवता को ज़्यादा वो माना जाता था, सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और फिर जो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म थे उनका इतना ज़्यादा नाम मात्र ही प्रचलन था, कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी इस टाइम पे। और यज्ञों का आयोजन भी किया जाता था, मतलब यज्ञ के बारे में भी लोगों को नॉलेज थी। और ये सब उनके प्रमुख देवता होते थे। और सबसे प्रमुख देवता कौन थे, मुरुगन थे। और जो आप जो किसान लोग थे वो आपकी इंद्र देव की पूजा करते थे। और जो मुरुगन का जो प्रतीक कहा जाता था वो उसको किसे कहा जाता था, जो कुकट होते हैं, जो कोक होते हैं, मतलब मुर्गा जो होता है। जो लोग होते थे वो मंदिर होते हुए भी वो कहाँ पे पूजा करते थे, वृक्षों के नीचे किया करते थे। तो यही चीज़ इसके अंदर कही गई है। और जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहा जाता था, नागर, कोट्टम, पुरोई और कोली कहा जाता था। इनकी ये नाम थे एक तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं शॉर्ट वे में बताना चाहूँ कि समकालीन धार्मिक जो जीवन था वो किस टाइप से था, तो मैंने इसको पॉइंट में लिख रखा है कि हाँ, संगम काल के प्रमुख देवता जो थे वो कौन थे, मुरुगन थे, जिन्हें तमिल भगवान के रूप में माना जाता था। और दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया अभी। और भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख किया गया है। जो इनसे संबंधित जो त्यौहार मनाए जाते थे उनका उल्लेख कुछ इस टाइप से है कि संगम काल के दौरान पूजे जाने वाले अन्य देवता मयोन, विष्णु जिसे कहते हैं, इंद्र, कृष्ण थे और बलराम, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। और संगम युद्ध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार दिखाई पड़ता है, पर कैसा, नाम मात्र। ओके, दिखाई तो पड़ता है परंतु नाम मात्र, इसमें सिर्फ ओनली नेम से एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन है, ना कि पूरा इसके हमें विस्तृत वर्णन है। ओके, तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि हाँ क्या था आपका समकालीन धार्मिक जीवन किस टाइप से था। अब हम देखते हैं कि समकालीन आर्थिक जीवन किस टाइप से था। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संगम काल साहित्य से है पता चलता है कि दक्षिण भारत की भूमि उपजाऊ थी, जिसके कारण यहाँ पर अधिक अनाज पैदा होता था
और जो चेर राज्य था ना, उसमें कटहल, काली मिर्च और हल्दी की खेती के लिए भी वो बहुत ज़्यादा क्या था, प्रसिद्ध था, जो चेर राज्य था। और ऐसी जो चोल राज्य में कावेरी नदी में सिंचाई किया जाता था। यह लोग गन्ने से शक्कर बनाते। ये चीज़ आपकी एक तरीके से आर्थिक जीवन के बारे में बता रही है कि वहाँ की जो भूमि थी वो कैसी थी, उपजाऊ थी या अनुपजाऊ थी। तो उपजाऊ थी तो वो किस टाइप के जो अनाज होते थे वो पैदा करते थे, वो उनकी पैदावार क्या क्या चीज़ों की थी, जैसे कटहल, काली मिर्च और हल्दी। और सिंचाई के लिए आपको जो चोल राज्य था, कावेरी नदी थी उसमें, वहाँ से सिंचाई की व्यवस्था थी। और जो यहाँ के लोग थे वो गन्ने से शक्कर बनाते थे। तो इस टाइप से आपका जो आर्थिक जीवन है इसके बारे में इन्होंने बताया है संगम काल में, ठीक है, कि कैसा आर्थिक जीवन था। ऐसे ही जो कृषि था ना, वो मुख्य व्यवसाय था यहाँ का। और चावल सबसे आम फसल थी। इनमें से एक तरीके से जनरल फसल के रूप में क्या चीज़ था, एक आपकी चावल थी। और संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक और विदेशी में व्यापार भी था। इसको जो एक तरीके से इम्पोर्टेंट जो वो थी विशेषता थी, उसका ये था कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब विदेश में भी क्या था, इनका व्यापार था। और बड़े बंदरगाहों वाले नगर व्यापार का केंद्र होता था। संगम युग के प्रमुख निर्यात में सूती कपड़े, मसाले जैसे काली मिर्च हो गई, अदरक, इलायची, दालचीनी और हल्दी के साथ साथ हाथी दांत के उत्पाद, मोती, बहुमूल्य जो रत्न होते थे वो भी प्रमुख थे। तो यहाँ का इस टाइप का कुछ था कि कृषि बहुत मुख्य व्यवसाय हुआ करती थी। यहाँ पर जो सूती कपड़े थे, मसाले थे, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से लोकप्रिय थे। और उनकी क्या होती थी, एक तरीके से ज़्यादा पैदावार होती थी। अब जैसे कि इसकी अर्थव्यवस्था में अगर मैंने आपको पॉइंट वाइज में बता दूँ, तो मैंने इस टाइप से आपको लिख रखा है कि आर्थिक विशेषता, आर्थिक जो जीवन था वो किस टाइप से था। तो कृषि मुख्य व्यवसाय था और चावल सबसे आम फसल थी। हस्तकला में बुनाई, धातु के काम और बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण और मोतियों, पत्थरों, हाथी दांत का उपयोग करके आभूषण भी शामिल थे। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने लिख रखा है ना कि जो इसके में क्या था, हाथी दांत के उत्पाद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मोती, बहुमूल्य रत्न आदि इसमें क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रमुख फेमस थे। और संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक और बाहरी व्यापार था। सूती और रेशमी कपड़ों की कताई बुनाई में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त थी। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से उरियूर में बुने हुए सूती कपड़ों की बहुत क्या होता था, महंगाई उसकी, मतलब बहुत ज़्यादा वो महंगा होता था। वो कपड़ा जो उरियूर में बनता था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा महंगा होता था, एक्सपेंसिव होता था, कॉस्टली होता था, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने जो ऊपर बताई आपको, यही चीज़ मैंने आपको ऊपर नीचे पॉइंट में लिख के दे दिया कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि कई बच्चों को पैराग्राफ में पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और कई बच्चों को पॉइंट्स में पढ़ना बहुत अच्छा भी लगता है। तो यही चीज़ है। और मैंने आपको पॉइंट्स में इसलिए भी दोबारा से एक बार मैंने आपको लिख दिया ना कि आपको क्या हो जाए, एक तरीके से क्विक रिवीजन टाइप में ये चीज़ हो जाए। अगर आपने इसकी पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको ये क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा, ठीक है। ऐसे ही है कि पुआर शहर विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था, क्योंकि कीमती सामान वाले बड़े जहाज इस बंदरगाह में क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्रवेश करा करते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विदेशी व्यापार के लिए बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण स्थान हो गया था जो पुआर शहर था, ठीक है। ऐसी जो वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह तोंडी, मुशीरी, कोरकोई, अरिकमेड़ू और मरक्कनम थे, ठीक है। ये वाणिज्य के आपके जो व्यापार था बंदरगाह के रूप में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता था बंदरगाह में, ठीक है। और ऑगस्टस, टाइबेरियस और नीरो जैसे रोमन सम्राटों द्वारा जारी किए गए कई सोने और चांदी के सिक्के तमिलनाडु के सभी हिस्सों में पाए गए, जो समृद्ध व्यापार का क्या कहते हैं, संकेत देते हैं। क्योंकि इस टाइप के अगर सोने और चांदी के सिक्के किसी भी राज्य में चलते थे तो उस टाइम पे क्या कहा जाता था कि वो राज्य उतना ही क्या है, एक तरीके से समृद्ध है, संपन्न और समृद्ध है, ठीक है। तो इससे भी एक तरीके से ये भी आपको क्या करता है, पॉइंट देता है, इसका संकेत देता है। संगम युग के प्रमुख निर्यात में सूती कपड़े, मसाले जैसे ऊपर मैंने आपको बताया भी कि काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, हल्दी के साथ साथ हाथी दांत के उत्पाद, मोती और बहुमूल्य रत्न आदि भी प्रमुख थे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि व्यापारियों द्वारा आयातित वस्तुओं में घोड़ा, सोना, चांदी और मीठी शराब आदि बहुत ज़्यादा प्रमुख थे। मतलब जो इम्पोर्ट वो जो दूसरे देशों से क्या किया जाता था, अपने देश में आयात किए जाते थे, उसमें आपका घोड़े हो गए, सोने हो गए, चांदी हो गई, आपकी जो मीठी शराब हो गई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हुआ करते थे उस टाइम पे। तो इसमें आपने देख लिया कि किस टाइप का आपके क्या होता था, आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उस टाइम पे, आर्थिक जीवन था लोगों का, या महिलाओं की कैसी स्थिति थी, या धार्मिक जीवन किस टाइप से था। मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया। और कुछ भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसमें मैंने आपको ये बताया कि हाँ इस तरीके की किस टाइप से स्थिति थी कि बहुत ज़्यादा सम्मान मतलब उनको किया जाता था इस टाइम पीरियड में, संगम काल में। तो ये चीज़ें सामाजिक जीवन आपने देखा। फिर आपने ये भी देखा कि इस टाइम पे राज व्यवस्था या प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो इस टाइम पे कैसी हुआ करती थी।
और आपने जो तीनों संगम के जो टाइम पीरियड थे वो भी देखे कि आपको किसने इसकी अध्यक्षता की, कहाँ पे इसकी मतलब एक तरीके से इसका संगम का आयोजन किया गया और कितने जो राजाओं से इनको संरक्षण दिया गया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने देखा और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इसकी जो PDF का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जैसे ही आपकी जो यूनिट 8 तक की वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आप जानते हैं इसमें आपका जो सिलेबस है वो यूनिट 8 तक है, जैसे ही यूनिट 8 तक वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको 1st to 8 तक की जो भी नोट्स जो प्रोवाइड करवाने होंगे मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ओके, तो और आपको अगर आपने मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन ना किया हो तो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर वो कर लेना। मैंने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया है जिससे कि आपको मेरी कोई भी वीडियोस आएंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और उस व्हाट्सअप चैनल पे आपके जो भी प्राइवेट नंबर होते हैं वो कोई भी शेयर नहीं होंगे, क्योंकि जो जो दूसरे लोग हैं उनको वो आपके नंबर नहीं शो किया करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए।